तो हम स्टार्ट करते हैं डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोजिशन में क्या है, जो हमने बायोटिक कंपोनेंट्स पढ़े थे एक इकोसिस्टम के, उन बायोटिक कंपोनेंट्स में हमने क्या पढ़ा था, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर। हालांकि डीकम्पोजर को किसी भी फूड चेन में शो नहीं किया जाता, लेकिन जो डीकम्पोजर्स होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है, इसमें जो इकोसिस्टम होता है उसको क्लियर रखने में काफी बड़ा रोल होता है डीकम्पोजर्स का। तो वो डीकम्पोजिशन की प्रोसेस को कैसे करते हैं और डीकम्पोजिशन क्या है। इट इज फिजिकल एंड केमिकल breakdown of organic remains with the help of decomposer। डीकम्पोजर्स की हेल्प से फिजिकल, जो उनका फिजिकल स्ट्रक्चर है उसका ब्रेकडाउन, और उनमें जो केमिकल्स हैं उनका भी ब्रेकडाउन, दैट इज नोन एज डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोजिशन मेनली होती कहाँ पे है, अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें तो वहां पे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में तो कहाँ पे होती है, ये सोयल में, सोयल की जो अपर लेयर होती है उसमें होती है डीकम्पोजिशन। और अगर हम एक्वेटिक की बात करें, एक्वेटिक इकोसिस्टम भी है हमारे पास, तो उसमें डीकम्पोजिशन का कहाँ पे होती है, बेंथिक जोन पे, मतलब जो बॉटम है वहां पे डीकम्पोजिशन परफॉर्म होती है। तो अब डीकम्पोजिशन में जो भी रिमेन्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर है, डेड प्लांट पार्ट्स है, उस सबको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज डेट्राइटस। दैट इज डेड प्लांट पार्ट्स, एनिमल रिमेन्स। मैम, हाँ बेटा, ये जो बेंथिक जोन है ये मतलब ओशन का है या फिर वहाँ सभी का जो बॉडीज का, सभी एक्वेटिक इकोसिस्टम्स का, जितने भी एक्वेटिक इकोसिस्टम है उनमें जो भी डिकम्पोजिशन होती है उनके बॉटम जोन पे ही होती है, क्योंकि जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है वो उनके बॉटम में ही सेटल डाउन होता है, तो वहीं पे उसकी डिकम्पोजिशन होती है। सॉइल की तो पर टॉप मोस्ट लेयर होगी ना वहाँ पे भी। हाँ, सोयल की टॉप मोस्ट लेयर होगी, सबसे अपर मोस्ट लेयर, उसी में डिकम्पोजिशन होती है, क्योंकि माइक्रोब सिर्फ अपर मोस्ट लेयर में ही प्रेजेंट होते हैं और किसी भी लेयर में माइक्रोब जो है वो प्रेजेंट नहीं होते। इसके अलावा एक्सक्रीशंस, ठीक है। तो डेट्राइटिस जो है अबव सॉइल भी हो सकता है, मींस जो सॉइल के ऊपर भी हो सकता है, सॉइल के अंदर भी हो सकता है डेट्राइटिस। जैसे रूट्स हैं, अब जब रूट्स खत्म हो जाती हैं, वो जो रिमेन्स बच जाते हैं वो सॉइल के अंदर होते हैं, तो उनकी भी डिकम्पोजिशन होती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस कैसे होगी डिकम्पोजिशन। प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन के जो स्टेप हैं, सबसे पहला स्टेप आता है डीकम्पोजिशन में फ्रेगमेंटेशन। नाम से ही पता चल रहा है, फ्रेगमेंटेशन का मीनिंग है कि फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देना। जैसे कोई लीफ गिरा हुआ है, मान लो ये है एक होल लीफ है जो एज ए रिमेन गिरा हुआ है, तो इसको क्या करना, इसको छोटे छोटे जो है पार्ट्स में डिवाइड कर देना, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देना, ठीक है, दैट इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। अब ये फ्रेगमेंटेशन करता कौन है, तो ये फ्रेगमेंटेशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स कौन करते हैं, टर्माइट्स, जो सोइल टर्माइट्स होते हैं, टर्माइट्स की भी बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, टर्माइट्स हैं, अर्थवर्म्स हैं, ये फ्रेगमेंटेशन, इसीलिए तो अर्थवर्म को फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है,
क्योंकि ये डिकम्पोजिशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन की। अब फ्रेगमेंटेशन क्यों की गई? क्योंकि बेटा कोई भी एंजाइम जो डिकम्पोजिशन करेगा या बैक्टीरिया जो डिकम्पोजिशन को परफॉर्म करेगा, वो काफी बड़े जो है सरफेस पे वर्क नहीं कर सकता। तो यहाँ पे सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया जाता है। यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स बन गए तो सरफेस एरिया इस पूरे का इंक्रीज हो गया। तो अब इन छोटे छोटे पार्ट्स के ऊपर जो भी बैक्टीरिया हैं वो बहुत ही एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं, डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। अब सेकेंड स्टेप आ गया लीचिंग। लीचिंग में क्या होता है कि जो इसके अंदर जब ये अब क्या किया, अर्थवर्म ने जो लीफ को खाया और एज ए अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो उसने रिमूव कर दिया, तो उसमें सारे ये फ्रेगमेंट्स थे। तो जब ये फ्रेगमेंट्स जो है उनमें वो उनके ऊपर मान लो रेनिंग हो गई, तो रेनिंग होने के कारण क्या होता है, जितने भी वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स थे वो वाटर के साथ डिसॉल्व होके सोइल होरिजोन में चले गए और प्रेसिपिटेट्स बन गए। तो वो अनअवेलेबल, वो क्या बन गए फिर, दे बिकम अनअवेलेबल सॉल्ट्स। वो अब अवेलेबल नहीं होंगे वो, क्योंकि वो काफी डीपली चले गए, वहां पे उनके प्रेसिपिटेट्स बन गए। अब वो जो थे वो अवेलेबल नहीं होंगे, न्यूट्रिएंट्स जो भी थे। अब आ जाता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप इज कैटाबोलिज्म। अब कैटाबोलिज्म में क्या होता है, जो बैक्टीरिया के, अब आपको यहाँ मेन काम आएगा, मेन डिकम्पोजर है बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स। अब ये काम करेंगे बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम्स, क्या करेंगे, जो ये डेट्राइटिस था इसको सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देंगे या डिग्रेड कर देंगे। डिग्रेड इट इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब एक चीज ध्यान रखनी है कि जो 3 स्टेप अभी मैंने बताए, पहला फ्रेगमेंटेशन, दूसरा लीचिंग और तीसरा कैटाबॉलिज्म, तीनों के तीनों स्टेप साइमल्टेनियसली चलेंगे। ठीक है, जैसे अर्थवॉर्म ने जो है ये रिलीज किया, उसके ऊपर ही लीचिंग की प्रोसेस भी होती रहेगी। इसके अलावा वहां बैक्टीरिया हैं, वो जो है जो भी यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर है उसको इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते रहेंगे। तो तीनों स्टेप, ऐसा नहीं है पहले फ्रेगमेंटेशन होगा फिर लीचिंग होगी फिर, ये तीनों स्टेप एक साथ परफॉर्म होते हैं। जहां पे भी ये स्टार्ट होते हैं सोइल में, वहां एक साथ होते हैं। अब मान लो कैटाबॉलिज्म हो गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये आपने शायद सुना भी हो, नेक्स्ट स्टेप इज ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन किसे कहा जाता है? ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमस का वर्ड आपने सुना होगा, डेट्राइटिस से ह्यूमस की फॉर्मेशन होना, दैट इज नोन एज ह्यूमिफिकेशन। व्हाट इज ह्यूमस? किसी को पता है? मुझे बताएं अगर किसी को पता है व्हाट इज ह्यूमस। आंसर करें बेटा। ह्यूमस वर्ड आपने सभी ने बहुत ज्यादा सुन रखा है, किसी को मीनिंग पता है व्हाट इज ह्यूमस? ह्यूमस क्या होता है? इट इज अ डार्क कलर्ड amorphous substance that is highly resistant to microbial action। ये बिल्कुल क्या है, जब भी डिकम्पोजिशन होती है तो लास्ट में फॉर्मेशन होती है ह्यूमस की। ह्यूमस क्या है? इट इज डार्क कलर्ड,
बहुत ही डार्क कलर्ड जो है अमॉर्फस सब्सटेंस है जो बनती है लास्ट में, और बहुत ही रेजिस्टेंट होती है किससे, माइक्रोबियल एक्शन, जो माइक्रोब्स हैं उनके एक्शन के लिए हाईली रेजिस्टेंट, मीन ज्यादातर इनके ऊपर माइक्रोब्स बहुत जल्दी वर्क नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से अब इसकी जो आगे की प्रोसेस होती है, इसकी आगे की जो डीकम्पोजिशन होती है, दैट इज वेरी स्लो, बहुत ही स्लो होती है। इसको क्या कहा जाता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ह्यूमस इज नोन एज रेजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसीलिए तो जो मैन्योर है, मैन्योर को हम इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हैं, वो हम ह्यूमस की फॉर्म में करते हैं। जब भी आपने मैन्योर देखी होगी, जो मैन्योर को जब ट्रांसफर करते हैं तो वो जो डार्क कलर का मटेरियल होता है जिस फॉर्म में उसको क्रॉप फील्ड में डाला जाता है तो वो ह्यूमस होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो मैन्योर है इसमें से न्यूट्रिएंट रिलीज होने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है एज कंपेयर टू फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर में से बहुत ही जल्दी रिलीज हो जाते हैं, लेकिन जो मैन्योर है उसमें से बहुत स्लोली होते हैं, क्योंकि जो ह्यूमस है उसकी डिकम्पोजिशन बहुत ही स्लो होती है, दैट्स व्हाई दे आर रिलीज्ड वेरी स्लोली। अब इसके बाद नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेप, दैट इज मिनरलाइजेशन। व्हाट इज मिनरलाइजेशन? जो ये ह्यूमस है जब ये डिग्रेड हो जाएगी स्लोली by microbes, it releases inorganic nutrients into soil, that is known as mineralization. Humus degraded by microbes to release nutrients into or mineral inorganic nutrients into soil. अब जब उसमें से रिलीज हो गए तो दैट प्रोसेस इज नोन एज मिनरलाइजेशन। तो ये तो थे स्टेप ऑफ डीकम्पोजिशन। कौन कौन से थे? सबसे पहला स्टेप था फ्रेगमेंटेशन, जिसमें फ्रेगमेंट्स बन गए। सेकंड स्टेप था लीचिंग, वाटर के साथ डिसॉल्व होके उस टाइम पे जो इनऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट्स थे वो प्रेसिपिटेट बन गए, सोइल हॉरिजॉन में चले गए, लेकिन वो अवेलेबल नहीं होंगे। उसके बाद थर्ड था कैटाबॉलिज्म, जहां पे माइक्रोब्स ने वर्क किया और उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू ह्यूमस। नेक्स्ट इज ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमस बन गया। उसके बाद लास्ट इज मिनरलाइजेशन, जब ह्यूमस में से जो न्यूट्रिएंट स्टोर्ड थे, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट स्टोर्ड थे, वो रिलीज हो गए इनटू द सॉइल।